वाड़ी, जैसा कि हमारे घर के आसपास में एक वाड़ी रहती थी और उस वाड़ी में हम छोटे मोटे कंद लगाते थे और वहीं की सब्जियां हम खाते थे, जिसमें कोई भी केमिकल नहीं डाला जाता था। बिना केमिकल का खाना खाते थे, कंदमूल खाते थे, फल खाते थे और इसी वास्ते हमारी जो उम्र थी ये उम्र ज़्यादा होती थी। लेकिन आज हम ऐसी फसल खा रहे हैं जो केमिकल्स से ज़्यादा उपज लाने के लिए हम अलग अलग किस्म के खाद डालते हैं, केमिकल का फवारा करते हैं और ऐसा फवारा कि जिनके माध्यम से हम एक प्रकार का विष ग्रहण करते हैं और इसका परिणाम होता है कि हमारी उम्र घटती जा रही है। इस पर गंभीरता से चर्चा हुई। ज़्यादातर खानपान में जो बदलाव आया है, इस बदलाव को फिर से हमें बदलना है और पुराने जमाने में जैसे कि हम कंदमूल खाया करते थे, पुराने जमाने में ऐसे जो हम उपज करते हैं, जो अनाज निर्माण करते थे, उनके लिए ज़्यादातर कोई गोबर वगैरह डालते थे, उसी से वो उत्पन्न होता था। लेकिन आज हम अलग अलग तरह की फर्टिलाइजर्स का उपयोग जब करते हैं, रासायनिक खतों का उपयोग करते हैं, केमिकल्स का फवारे का उपयोग करते हैं, जिनके कारण जो अनाज की धान की जो क्षमता है, क्षमता कम होती जा रहे हैं और इसी के कारण हम जो निकृष्ट दर्जा का आहार करते हैं और इसलिए हमारी उम्र घटती जा रही है। इसी के साथ साथ सिकल सेल का एक बड़ी गंभीरता का प्रश्न उभर आया। पुराने जमाने से सिकल सेल जो है हम जब देखेंगे तो कई गांव वाले लोग सिकल सेल के शिकार हो रहे हैं और उसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यह बहुत गंभीर बात हमारे सामने है और इससे जब छुटकारा पाना है तो इसके लिए ही खाद्य संस्कृति जो हमारी पुरानी संस्कृति, इसे पुरानी संस्कृति से ही हमें अपनाना चाहिए। एक बार ने मुद्दा बताया है कि सिकल सेल का शिकार हमारे आदिवासियों के बीच क्यों हो रहा है। कई सारे कारण हैं, जैसा कि बाप दादा का होता था, उनके आगे पीढ़ी को हुआ, उनके आगे की पीढ़ी को हो रहा है। लेकिन इससे ही गंभीर बात यहाँ एक उभर आई है कि हम हमारी कुछ लड़कियों के साथ गैर आदिवासी के साथ उनका संबंध आता है, उनकी शादी हो जाती है और उन्हीं के कारण से भी हम तक ये सिकल सेल पहुंचने का एक कार्य होता है। इस पर भी कुछ सारी चर्चा हुई है। देखो, ये जब सब बातों पर चर्चा हो रही थी तो ज्यादातर ये जो स्वास्थ्य के लिए और बिगड़ने के कारण है कि हमारे यहाँ जो औद्योगिकरण हो रहा है, जो वायु प्रदूषण हो रहा है, जो खदान खोदी जा रही है, शहरों का पानी नदियों में छोड़ दिया जा रहा है, यानी जमीन प्रदूषण, हवा प्रदूषण और जल प्रदूषण। इस प्रदूषण के कारण ही हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। यह सारे जगह नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ औद्योगिकरण हो रहा है, विकास के नाम पर जब चर्चा चल रही है, विकास हो रहा है, एक जगह विकास हो रहा है और दूसरी जगह हमारा खनन हो रहा है। ऐसी भी बात और इस चर्चा में उभर आई। दूसरी बात है कि नदी का पानी अब सूखने लगा है, पहाड़ उजाड़ हो गए हैं, जंगल कट गया है और पहले जमाने में नदियां साल भर बहती रहती थी, अब ये नदियां बहना बंद हो रहा है, उनका प्रवाह घट गया है। इसके कारण कई जगह बड़े बड़े तालाब जैसे जो गड्ढे होते हैं नदी में, उसमें पानी रहता है और साल भर कभी कभी जब पानी नहीं मिलता तो वही का पानी लोग पीते हैं। जब खराब पानी मिलता है तो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। आगे चलकर केरला के हमारे बंधु ने कुछ बातें रखी कि गांव की समृद्धि होनी चाहिए, गांव में अच्छा पानी मिलना चाहिए, गांव में हरे भरे पेड़ होने चाहिए और गांव में सब्जी जो फसल उगती है, यह फसल भी अच्छे तरह से लेनी चाहिए, फर्टिलाइजर्स का उपयोग ना करें तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा से अच्छा रह सकता है। ऐसी सारी बातें उभर आई। दूसरा जो प्रश्न था और उस पर चर्चा हुई हो डिलिस्टिंग की बात
आगे आई, उससे बहुत बहस हुई। देखो डी लिस्टिंग की, जैसा कि हम सबको मालूम है कि 1991 में लिस्टिंग हो गई। भारत को स्वतंत्र होने के बाद लगभग 12-13 साल के बाद हमारी यहाँ लिस्टिंग हुई, जिस लिस्टिंग में 744 कम्युनिटी को सम्मिलित किया गया। धीरे धीरे वो उनकी संख्या घटती जा रही है। अभी तो घटाने का प्रयत्न जारी से हो रहा है। इसका कारण ज्यादातर हमें यहाँ जो साथी जिन्होंने चर्चा की उसने यहाँ कुछ सवाल खड़े किए। उसका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो लिस्टिंग क्यों हो रहे हैं, इस पर बात करते करते कि हम आदिवासी क्यों हैं। आदिवासी जब छोड़ देंगे तो डीलिस्टिंग होगा ही। आदिवासी यह कैसे छोड़ रहे हैं कि हमारा जो भूप्रदेश है, हम जिस भूप्रदेश पे रहते हैं उस भूप्रदेश को छोड़कर हम कहीं दूर चले जाते हैं, अपना प्रांत छोड़कर दूर चले जाते हैं, तो उनके साथ साथ हमारी संस्कृति भी हम भूल जाते हैं, हमारे रीति रिवाज रूढ़ी परंपरा उनको भूल जाते हैं। और धीरे धीरे कोई ऐसे समुदाय है, इस समुदाय की जब संख्या घट जाती है तो कारण होता है कि उनकी डीलिस्टिंग हो जाती है। दूसरी बात है कि बोली भाषा, समझ लो भूप्रदेश, रूढ़ी परंपरा और बोली भाषा, इनको जब भूल जाए तो डीलिस्टिंग का संकट हमारे ओर गहरा हो जाता है। मतलब है कि दूसरे लोग हम पर थके हुए हैं जो यही बात सोचते हैं कि हमें गुमराह बनाकर, हमको तोड़कर हमें अलग अलग करना चाहते हैं और इन्हीं के कारण भी डीलिस्टिंग हो सकती है। दूसरी बात है, लास्ट का मुद्दा मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ कि जो जात प्रमाण पत्र है, ये जात प्रमाण पत्र पर कई जगह अलग अलग धर्म को जोड़ा जाता है और जोड़ने के कारण जैसा कि कोई अलग हिंदू ठाकर है, हिंदू भील है, हिंदू कोटकू है वगैरह वगैरह, ऐसे उनके आगे धर्म जोड़ा जाता है और धर्म के साथ साथ आगे बंटवारा करने का एक षड्यंत्र है। एक उदाहरण मैं आपके लिए देता हूँ कि महाराष्ट्र में 17 कम्युनिटी का सर्वेक्षण DRDI के अनुसार हो रहा है। ये 17 कम्युनिटी का सर्वेक्षण इसलिए हो रहा है कि आप कौन से धर्म का अनुकरण करते हैं। जैसा कि जब हम किसी धर्म का अनुकरण करें, या धर्म की बात तो बहुत दूर है, आदिवासी के लिए कोई धर्म नहीं है, लेकिन जो हमारे लिए आदिवासी के लिए उनको तोड़ने के लिए जो कोई काम कर रहा है वो धर्म से बंटवारा करेंगे। हमें अलग अलग धर्म में बंटवारा करना चाहते हैं। जैसा कि 17 कम्युनिटी का सर्वेक्षण महाराष्ट्र में हो रहा है, उनमें से 7 कम्युनिटी का सर्वेक्षण हो चुका है, अगली 10 कम्युनिटी बाकी है। ऐसा संकट हम सोच रहे हैं, ऐसा हमें लगता है कि आगे चलकर ये कोई हमें अलग अलग धर्म में ना बांट दे, और जब हम अलग अलग धर्म में बांट जाएंगे तो आदिवासियत जो है ये आदिवासियत खत्म हो जाएगी। बहुत सारे मुद्दे पर चर्चा हुई, संक्षिप्त में मैंने आप सभी के साथ ये मुद्दे रखे हैं। धन्यवाद। जय आदिवासी।